दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के पेपर की अर्धवार्षिक का जो पेपर होने वाले हैं आपके, उसमें कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर कैसा आएगा उसकी अपन बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बात करते हैं विज्ञान के पेपर की। तो जो आपका विज्ञान का पेपर है वो 70 नंबर का आपका पेपर होगा और समय रहेगा इसका 3.25 घंटे का। किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे तो देखते हैं। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। आपको विटामिन की कमी से होने वाले रोग सब याद रखने, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। आपको याद रखने। मानव शरीर का रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो जो मानव शरीर का रक्तचाप मापता है उसको स्पेग्मोमेनोमीटर कहते हैं, ये याद रखना। अगर आपको पूछे हृदय की धड़कन नापने वाला यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, ये भी आप याद रखना। विज्ञान की शाखा सूजनिकी किनसे संबंधित है? तो विज्ञान की शाखा सूजनिकी ये इनके जनक थे मदनलाल खुराना। उन्होंने मनुष्यों के गुणसूत्रों का अध्ययन किया था, उससे संबंधित है। रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप की 2 कमी आपको लिखनी है। आपके परमाणु मॉडल वाला जो लेसन है उसमें से पूछा गया है। तो रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सके और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन परवलयाकार क्रम में गति करते हैं, लेकिन ऐसा इलेक्ट्रॉन परवलयाकार क्रम में गति नहीं करते। तो ये दोनों कमी आपको याद रखनी। रदरफोर्ड का मॉडल इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ सकता है कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, इसका विस्तार से वर्णन करो, तो वो सोने की पर्णिका वाला प्रयोग है, आपको याद रखना। आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये मोजले नामक वैज्ञानिक ने और मेंडलीव ने दिया था, लेकिन ये पार्ट इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो भी आप अपनी जानकारी के लिए इसको याद रखना है। एल्किन की सामान्य संरचना का सूत्र आपको बताना है। तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन तीनों के सूत्र आपको याद रखना। जैसे मैं बता दूं CnH2n+2, ये तो आएगा आपका एल्केन का, और एल्किन का आता है आपका CnH2n, ठीक है। और एल्काइन का आएगा CnH2n-2। ये तीनों सूत्र आपको एल्केन, एल्किन, एल्काइन के याद रखने। नेक्स्ट, यदि बल को न्यूटन में एवं विस्थापन को मीटर में दर्शाए तो कार्य का मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन इंटू मीटर जूल, तो कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। 7वें का सिंपल सा आंसर है, आपको लिखना है जूल, ठीक है। कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक जूल होते हैं, आपको याद रखने। पेपर थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ ताकि क्या टाइम भी कम लगे ना, आपको पता चले पेपर किस प्रकार का आएंगे। प्रश्न आपको याद करने हैं, टाइम बहुत कम है आपके पास। नेक्स्ट, दीक्षा 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर 1 मीटर ऊंचे टेबल पर रखती है, तो वस्तु में उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता होना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh होता है, mgh, ठीक है। अब वस्तु का द्रव्यमान 1 दे रखा है, m द्रव्यमान है। जी यहाँ पे कह रहा है कि जी 10 लेना, तो 1 × 10, और h कितनी है 1, इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, तो इसका मात्रक 10 जूल आ जाएगा, ठीक है। अगर गतिज ऊर्जा पूछे तो गतिज ऊर्जा का भी सूत्र आप याद रखना, 1/2 mv²। दैनिक जीवन में ऊर्जा क्षय को कम करने के कोई 2 उपाय। ऊर्जा क्षय को कम करने के 2 उपाय आपको याद होने चाहिए, जैसे बॉल बेरिंग लगाते हैं या उनको ग्रीस देते हैं, स्नैक लगाते हैं, तो इससे ऊर्जा क्षय कम हो जाती है। 2 पहिया वाहन को हेलमेट पहनना अनिवार्य क्यों है? ये आपको पता ही है, आप अपने हिसाब से लिख लोगे। डॉक्टर पंचानंद माहेश्वरी ने के वनस्पति विज्ञान के 2 प्रमुख योगदान। डॉक्टर पंचानंद माहेश्वरी ने वनस्पति विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। हरित क्रांति के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ बताया था, लेकिन ये आपके इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। चरक संहिता भी इस साल आपके पाठ में नहीं है। 1 यूनिट कितने जूल के बराबर होती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 1 यूनिट 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, याद रखना। 3.6 × 10⁶, इधर 0.6 आ रहा था, इधर भी 6 याद रखना, ठीक है। तो इसे आप याद रखोगे। एक अश्व शक्ति और वाट में क्या संबंध है? तो जो एक अश्व शक्ति होती है ना, जिसको कहते हैं 1 हॉर्स पावर, तो 1 HP 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर, तो ये भी आप याद रखना। 1 HP किसके बराबर? 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट, निम्न के आईपीसी नाम आपको बताना है। CH3C, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 3 कार्बन है, और दूसरे कार्बन पर देखो मेथिल जुड़ रहा है, तो और 3 कार्बन है, तो ये आ जाएगा 2 मेथिल प्रोपिन आ जाएगा, 2 मेथिल प्रोपिन। उसी प्रकार इधर देखो तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, इधर दूसरे पहले कार्बन के बाद आइन यानी एल्काइन जुड़ रहा है, इधर चौथे कार्बन पर एल्काइन जुड़ रहा है, तो 1,4 फेंटाइन हो जाएगा। इसका भी नामकरण आप याद रखना।
नेक्स्ट, सहसंयोजक और वैन डर वाल त्रिज्या ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए। वैन डर वाल त्रिज्या क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या वैन डर वाल की त्रिज्या से इसका मान कम होता है। मेंडलीव की आनुवंशिकता के प्रभाविता के नियम को बताना है आपको। मेंडल ने जो आनुवंशिकी के 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो जो पहला नियम है पृथक्करण का नियम, उसमें आपको बताना है कि मेंडल ने लंबे पौधे का बोने पौधे के साथ संकरण करवाया तो स्मॉल टी कैपिटल टी बना था। इस प्रथम पीढ़ी के पौधों का वापस संकरण करवाया तो आपको सारणी याद रखनी, वो टी वाली, उसमें अनुपात बनता है 1:2:1, ये तो इसका फिनोटाइप, और 3 ये तो जीनोटाइप, और 3:1 बनता है वो फिनोटाइप अनुपात। तो वो आपको याद रखना, वो पूरा इसमें बताना है मेंडल के आनुवंशिकता का प्रभाविता का नियम। एक होता है पृथक्करण का नियम और एक स्वतंत्र अपव्यवन का नियम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें गोल पीले बीजों का हरे जुड़ेदार बीजों के साथ संकरण करवाते हैं। तो उसमें जो पौधे प्राप्त होते हैं 9:3:3:1 वाला रेशियो प्राप्त होता है, वो आपको याद रखना है। तंबाकू सेवन से पड़ने वाले 2 प्रभाव आप लिख दोगे। सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही रुधिर क्या होता है, तो सार्वत्रिक दाता उसको कहते हैं जो सबको रुधिर दे सकता है, सार्वत्रिक दाता तो आता है O, और सार्वत्रिक ग्राही आता है AB, ये आप याद रखना। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, AB और O होता है, तो सार्वत्रिक दाता O, सार्वत्रिक ग्राही AB होता है। जड़न COSO और जड़न SO पर CO तो कौन सी अभिक्रिया है, तो यहाँ पे जिंक कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। उक्त अभिक्रिया में निम्न बिंदु बताइए। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो ये जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकारक हो जाएगा यहाँ पर, जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक, तो कॉपर अपचायक, और जिंक आ जाएगा, सॉरी जिंक तो आ जाएगा ऑक्सीकारक और कॉपर आ जाएगा आपका अपचायक। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं जी, इनको सक्रियता श्रेणी किसको कहते हैं, धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में जमाया जाता है, उसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इनको आपको घटते क्रम में जमाना। सबसे पहले कौन सी धातु आएगी, सबसे पहले आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु जो सबसे अधिक क्रियाशील होती है, तो ये पोटेशियम सबसे ऊपर आएगा, फिर आएगा आपका सोडियम, फिर आएगा फिर ये एजी तो लास्ट में आता है सबसे, सोना और चांदी, और इधर आ जाएगा H और ये HG, ठीक है, ये आप याद रखना। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से, प्राकृतिक संसाधन ये आपको पता ही है, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं संसाधन उनको प्राकृतिक संसाधन। पृथ्वी की आंतरिक विवर्तन शक्तियाँ क्या है, भूकंप और सुनामी के बारे में आप बता दोगे। भूकंप और सुनामी आपने SS में भी पढ़ा होगा, सामाजिक में। अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में आपको याद रखना। द्रव अपशिष्ट है, जैसे गैसीय अपशिष्ट पदार्थ है वो। जीवन उत्पत्ति में मिलर का क्या प्रयोग था, मिलर का प्रयोग इस साल नहीं आपके, ये हटा दिया गया। भारत का जैव विविधता, ये भी हॉटस्पॉट वाला लेसन आपको अभी नहीं पढ़ना, ये नेक्स्ट है। 26वां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानव वक्राणु का नामांकित चित्र बनाना आपको। वक्राणु जिसको नेफ्रॉन कहते हैं, और ये उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। यूरिया का निर्माण मनुष्य के किस अंग में होता है शरीर में, तो ये यकृत में होता है। बोमन संपुट को समझाना है और रोपण किसको कहते हैं ये आपको बताना है, या ये नहीं करो तो अथवा में। मानव श्वसन का नामांकित चित्र आपको आना ही चाहिए। मानव शरीर में CO2 का निर्माण कोशिका किस भाग में होता है, वायुकोश की संरचना क्या है, जो कुपिका में होती है ना वायुकोश, उनका डायग्राम बनाना है। और श्वसन में डायफ्राम की क्या भूमिका होती है, श्वसन की क्रियाविधि में मैंने आपको बता रखा है। पार्श्व परावर्तन क्या होता है, पार्श्व परावर्तन अनंत परिस्थिति वस्तु का अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब का किरण अनंत पर रख रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस एक पर बनेगा, उसका किरण आरेख आपको बनाना है। और दर्पण के 2 उपयोग आपको, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग, 3 उपयोग आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश गुजारने पर बनने वाला स्पेक्ट्रम समझाना है। और समंजन क्षमता है, दृष्टि दोष, जो नेत्र के 3 दोष बताए आपको, जरा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है या दूरदृष्टि दोष है, उनके बारे में लिखना है। अरहर गेहूं का वानस्पतिक नाम लिखना है, वैज्ञानिक नाम। चाय कॉफी ये पिछले साल का था, ये हटा दिया गया, इस साल आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर देखो 29वां प्रश्न, किसी R प्रतिरोध में I धारा प्रवाहित करते हुए विभवांतर उत्पन्न होता है, तो I व V के मध्य आरेख क्या है, ओम का नियम यही कहता है, अगर I और V के मध्य आरेख खींचेंगे तो एक सरल रेखा सीधी रेखा में प्राप्त होता है, ऐसा ग्राफ आपको बताना है। अब ये दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सिरे A व B के मध्य में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो इसमें तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो देखो 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ये तीनों किसमें श्रेणी क्रम में दे रखे, सॉरी समांतर क्रम में दे रखे, समांतर क्रम में दे रखे, तो इनको सूत्र लगेगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो ये आ जाएगा 3/1
1/r बराबर, तो r बराबर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। इसका तुल्य प्रतिरोध 1/3 आ जाएगा। 1 में 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.33 आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट से प्राप्त स्रोत में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करो। V दे रखा, I दे रखी, तो इसकी शक्ति ज्ञात करनी, और शक्ति का सूत्र P बराबर क्या होता है, VI होता है। VI 220 को 0.5 से गुणा कर दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 220 इंटू 0.5 इंटू करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट, इसका अथवा दे रखा एक धातु व समान मोटाई तथा भिन्न लंबाई वाले तार के प्रतिरोध का R व L के मध्य आरेख खींचिए। तो ये प्रतिरोध और की लंबाई तथा उसके प्रतिरोध के मध्य में आरेख बताया गया। प्रतिरोध किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए। जो धारा प्रवाह का विरोध करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। और 3 बातों पर निर्भर करता है, तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और तार की प्रकृति पर। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, आपको याद रखना है। 10 वोल्ट के संचायक सेल में 50 ओम की नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली जोड़कर 1 घंटे तक धारा प्रवाहित करती है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। और उत्पन्न ऊष्मा का मान होता है H बराबर I² RT। H बराबर I² RT, ठीक है। अब इसमें धारा और प्रतिरोध और L का मान रख देंगे, इनको गणना करेंगे तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था अपना आज का जो विज्ञान का पेपर था। मैंने आपको एनालिसिस करके बताया कि इस प्रकार के प्रश्न आपको विज्ञान के पेपर में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं आगे नेक्स्ट नए वीडियो में। अपन गणित और बाकी के सारे जो भी पेपर हैं उनके बारे में बताऊंगा। बने रहना अपने इस चैनल पर। मिलते हैं आगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।